27 फरवरी 2026 राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली स्पेशल सीबीआई जज जितेंद्र सिंह दिल्ली लिकर स्कैम केस में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हैं कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, फॉरवर्ड डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ कई और लोगों को बिना किसी ठोस सबूत लिकर स्कैम में घसीटा गया था। अरविंद केजरीवाल के साथ जितने भी लोग इस केस में अक्यूज थे, सबको केस में डिस्चार्ज कर दिया गया है। वैसे तो यह वर्डिक्ट सालों पहले ही आ जाना था, लेकिन आज के नए भारत में कोर्ट अगर अपना काम निष्पक्ष तरीके से देर से ही कर दे तो सनसनी मच जाती है। इसीलिए इस बात पर तो लोगों की सांसें अटक गई कि कोर्ट ने सीबीआई के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का भी ऑर्डर दे दिया, क्योंकि जिस झूठ और मैन्युफैक्चर्ड एविडेंस के आधार पर इस केस को बनाया गया था वो बेहद ही शर्मनाक तरीके से किया गया था। इतना बड़ा, इतना हाई प्रोफाइल केस, लेकिन कोर्ट में एविडेंस इतना भी नहीं पाया गया कि ट्रायल को कायदे से शुरू किया जा सके। इस फैसले के बाद जब केजरीवाल मीडिया के सामने आते हैं अपनी बात रखने के लिए, तो उनसे रहा नहीं जाता है, आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। पानी का पानी, केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। यहां अरविंद केजरीवाल खुशी के आंसू नहीं रो रहे हैं, इसलिए नहीं रो रहे हैं कि वो केस जीत गए हैं। वो इसीलिए भी नहीं रो रहे हैं कि केस में बिना सबूत के 5 महीने उन्हें जेल में रहना पड़ा। वो शायद इसलिए रो रहे हैं क्योंकि बीजेपी सरकार ने उनकी पॉलिटिकल यूएसपी ही छीन ली। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए राजनीतिक सफर जो शुरू किया था, वही एंटी करप्शन टैग ही खत्म कर दिया गया, उसको मार डाला गया। लिकर स्कैम के चलते लोगों के मन में इस बात को घर करा दिया गया कि केजरीवाल भ्रष्ट है। इसी रेप्यूटेशनल लॉस के चलते दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार भी हाथ से गई और रेखा गुप्ता चीफ मिनिस्टर बनी। आज केजरीवाल को कोर्ट ने डिस्चार्ज तो कर दिया है, लेकिन आपको अपनी पॉलिटिकल छवि फिर से बनाने में, चुनाव फिर से जीतने में बहुत समय लग जाएगा। तो सरकार की जो मंशा थी वो भी तो कामयाब ही रही। अंग्रेजी में एक कहावत होती है, द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल बट द पेशेंट वाज डेड। यहां केजरीवाल निर्दोष तो घोषित हो गए, लेकिन राजनीति में जबरदस्त मार खाने के बाद। और हमारे देश में राजनीति इतनी बटी है कि समझ में नहीं आ रहा है कि कोर्ट के इस फैसले से ज्यादा निराश कौन है, बीजेपी जो इस डिस्चार्ज को केजरीवाल का निर्दोष होना मान ही नहीं रही है, या फिर कांग्रेस जो केजरीवाल के आंसुओं को सिर्फ ड्रामा बता रही है। लेकिन आपका राजनीतिक रुझान जो भी हो, जिस तरफ भी हो, यह बात समझना जरूरी है कि यह जो पूरा केस है यह केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से बड़ा है। यह देश के हर पार्टी, हर संस्थान, हर इंसान के लिए एक चेतावनी है कि सरकार आपके साथ क्या कर सकती है, आपको किस तरीके से मार डाल सकती है। अब तो एक अंधे इंसान को भी यह पैटर्न साफ साफ दिखने लगा है। यह पहली बार नहीं है, ना ही आखिरी बार है कि सरकार यह फॉर्मूला का इस्तेमाल करेगी। ऐसे कई और लोग हैं जिसके साथ सरकार यह खेल पहले ही खेल चुकी है। देखिए, पॉलिटिकल वायलेंस जो है, यह तो बच्चे टाइप लोग करते हैं नर्सरी में। अगर किसी की रेप्यूटेशन ही बर्बाद कर दो, रेप्यूटेशन का ही कत्ल कर दो, उसे बोलने लायक ही ना छोड़ो, लोगों का विश्वास उससे छीन लो, तब तो वो पॉलिटिकल कांटा भी नहीं रह जाएगा। इसे ही कहते हैं असली मास्टर स्ट्रोक। अगर किसी वर्किंग डेमोक्रेसी में एक चीफ मिनिस्टर को बिना सबूत के 5 महीने जेल में डाल दिया होता, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बिना सबूत 500 दिन जेल में ठूस दिया होता, तो खरबों रुपए का केस सरकार के ऊपर, पुलिस के ऊपर लग जाता। लेकिन यहां तो जान बची, वही काफी है। नहीं तो फादर स्टैन स्वामी याद है, सिपर की भीख मांगते मांगते जेल में ही मर गया। उसका गुनाह आज तक भी साबित नहीं कर पाया सरकार। इसी फॉर्मूले के तहत एनडीटीवी के प्रणॉय रॉय को भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस और ऐसे फलाना ढिमाका केस में घसीटा गया। सालों केस चल गया, कोर्ट ने बाद में निर्दोष पाया। अब बीच में एनडीटीवी की नीलामी हो गई, तो उसमें क्या कर सकते हैं? ये तो कोइंसिडेंस है ना। यही उमर खालिद के साथ भी किया गया है। 5-6 साल जेल में सड़ रहा है। देश में लोग तो मान चुके हैं उसको एज अ दोषी, एज अ टेररिस्ट, लेकिन सरकार के पास सबूत नहीं है और ना इतनी फुर्सत है कि ट्रायल की शुरुआत भी हम कर पाए। और हाल ही में सोनम वांगचुक इसी क्रोनोलॉजी में लेटेस्ट अध्याय बनते हैं, शामिल हो जाते हैं। लद्दाख में शांतिपूर्वक विरोध करते करते 5 महीने से एनएसए के चार्जेस में जेल में सड़ रहे हैं। अब यह मत पूछो कि उनके खिलाफ सरकार के पास सबूत क्या है। हेमंत सोरेन का अरेस्ट ले लीजिए, भीमा कोरेगांव केस ले लीजिए, ईडी, आईडी, सीबीआई, इतने सारे केसेस हैं। सब में आपको एक ही पैटर्न साफ साफ दिखेगा। सरकार का आक्रामक रवैया, झूठा केस बनाना, मीडिया की मदद से रेप्यूटेशन को मार डालना और बाद में खेल खत्म होने के बाद अच्छा बेल दे देते हैं, खत्म, टाटा बाय बाय, जाओ।
इसीलिए देशभक्त के आज के स्पेशल एपिसोड में सरकार के इस पैतड़े की पोल खोलेंगे और क्यों यह बात आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से कई गुना ज्यादा बड़ी है, क्यों विपक्ष को कम से कम इस मुद्दे पर एक होना पड़ेगा, क्यों लोगों को यह रेप्यूटेशनल डैमेज का खेल समझना पड़ेगा, क्यों हायर कोर्ट्स को सरकार को भी कटघरे में खड़ा करना होगा। क्योंकि जब डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ रही हैं तो कोर्ट्स कैसे परमिशन दे सकती है, कैसे अनुमति दे सकती है कि सरकार तंत्रों का इस्तेमाल करे, गवर्नमेंट का इस्तेमाल करे लोगों को डिफेम करने के लिए। यह किसी पार्टी का सवाल नहीं है, यह मदर ऑफ डेमोक्रेसी की इज्जत का सवाल है। चलो क्रोनोलॉजी को उल्टे से शुरू करते हैं, और यह इसलिए भी क्यों यह सबसे ज्यादा चौंका देने वाला केस है अभी हमारे सामने। लिकर स्कैम के आरोप चलते दिल्ली में सत्ता पलट हो गई, आप लगभग खत्म हो गई, लेकिन जज का कहना है कि सीबीआई के हजारों पेज की जो चार्जशीट थी वो बेबुनियाद थी, डेलिबरेटली इसमें लोगों को फंसाया गया था और इसमें कुछ है नहीं। केस नंबर 1 में आरोपी कुलदीप सिंह है, उनके बारे में जज क्या कहते हैं। यह हैरान कर देने वाली बात है कि जिस इंसान के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है उस पर पहला नंबर, अक्यूज नंबर 1 उसे बनाया गया हो। अरे जज साहब, यही तो फकीरी है नए भारत की। फिर आती है बारी मनीष सिसोदिया की, जो सरकार के अनुसार इस पूरे लिकर स्कैम के मास्टरमाइंड है, द डॉन। अब उनके बारे में जज को चार्जशीट में कोई सबूत ही नहीं मिलता है, और ना कि ये की पॉलिसी जो ये लाए हैं ये किसी की तरफदारी करने के लिए पॉलिसी हुआ है, किसी को बेनिफिट, माने कोई क्रिमिनल इंटेंट नहीं मिलता है इस पूरे पॉलिसी में। केजरीवाल के बारे में जज ने साफ साफ कह दिया कि दिल्ली के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को बिना किसी ठोस सबूत के इस स्कैम में घसीटा गया है और यह रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। आप सोच के देखो किस लेवल की धांधली हुई है इस पूरे केस में। देश की राजधानी के सिटिंग चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को महीनों जेल में डाल दिया गया, वो भी इलेक्शन से ठीक नजदीक। और इसी के साथ साथ भूलिएगा मत कि मीडिया ट्रायल किस तरीके से हुई, उनके पूरे रेप्यूटेशन को कैसे रौंद दिया गया। ये इलेक्शन हार गए और अब सरकार अपने तरफ से कह रही है, अपना बचाव कर रही है कि ये तो लोअर कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट ने इन्हें डिस्चार्ज किया है, केस में अभी बरी नहीं हुए हैं, अभी तो हायर कोर्ट बाकी है। सीबीआई ने हायर कोर्ट में अर्जी भी लगाने की बात कह दी है। अब वो अलग बात है कि जिन लोगों को मालूम नहीं है कि डिस्चार्ज होता क्या है और एक्विट होता क्या है। डिस्चार्ज का मतलब होता है कि कोर्ट ने यह माना है कि जो केस सरकार ने फाइल किया है उसमें रत्ती भर भी सबूत नहीं है कि ट्रायल को हम शुरू करें। अरे एक्विट तो इंसान ट्रायल शुरू होने के बाद होगा। इस केस में केजरीवाल कोई टेक्निकल लूपहोल इस्तेमाल करके नहीं बच गए हैं, या कोई गवाह को गायब करके, पलटा के, या सबूत को जला के। कोर्ट्स डिस्चार्ज तभी करती है जब सबूत ही नहीं होता है ट्रायल स्टार्ट करने के लिए। तो यह ज्यादा शर्म की बात है। धांधली इतनी कि कोर्ट ने सीबीआई के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के खिलाफ अब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का ऑर्डर भी दे दिया है। कोर्ट के मुताबिक सीबीआई के ऑफिसर ने या तो गलत काम किया है, या तो गलत तरीके से किया है, या दोनों। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि अगर कुछ महीने पहले कोर्ट इन्हें बेल तक ग्रांट नहीं कर रही थी, इतने खतरनाक मुजरिम थे ये, इनके बेल जो अर्जियां थी लगातार उसको रिजेक्ट किया जा रहा था, और अब पूरे केस को ही बाहर फेंक दिया गया है बिकॉज ऑफ नो एविडेंस। तो फिर जेल क्यों भेजा गया इन्हें महीनों तक, वो भी सीएम और डिप्टी सीएम को? हर आम इंसान के लिए यहां दो सवाल जरूर खड़े होते हैं। या तो कोर्ट इस केस में सीरियस नहीं था, या तो एजेंसी सीरियस नहीं थी, या दोनों नहीं सीरियस थे। लेकिन अगर मदर ऑफ डेमोक्रेसी में, देश की राजधानी में सीएम और डिप्टी सीएम के साथ यह हो सकता है, ऐसे झूठे केस में इन्हें फंसाया जा सकता है, बेल नहीं दिया जा सकता है, तो ऐसे में आम इंसान का क्या होगा? आम इंसान के पास चांस क्या है एडिटर, तुम्हारा क्या होगा अब बताइए। और यहां कोर्ट को भी अपने आप पर कहीं ना कहीं एक सवाल पूछना पड़ेगा, अपने गिरवा पर भी झांकना पड़ेगा। क्या उन्होंने सरकार को चेक रखा? डेमोक्रेसी में जो चेक एंड बैलेंस होता है, क्या कोर्ट ने अपना जो फर्ज है वो अदा किया था? आज भले ही केस बाहर कोर्ट ने फेंक दिया है, लेकिन देरी का क्या? और जिनका जो रेप्यूटेशन डिस्ट्रॉय हो गया उसका क्या? जिन्होंने ये पूरा खेल खेला उन पर जुर्माना करने का क्या? कोर्ट ने यह बात भी नोटिस की कि यह पूरे केस को सिर्फ स्टेटमेंट्स और बयानों के बेसिस पर आगे बढ़ाया गया है, और इसी बयानबाजी के चलते, वर्बल और रिटन स्टेटमेंट के चलते, नो प्रूफ के चलते मनीष सिसोदिया को भी 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार कर लिया गया। 530 डेज उन्हें जेल में रखा गया। केजरीवाल मार्च 2024 में अरेस्ट होते हैं, अगेन विदाउट एनी क्लियर प्रूफ। 156 डेज वो जेल में बैठे रहते हैं। सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट से बेल उन्हें मिलती है। सिसोदिया का यह भी आरोप है
है कि जब वो जेल में थे तब उन्हें आपसे अलग होने का, वॉशिंग मशीन में जाने का ऑफर भी मिला था, लेकिन टीएमसी शिवसेना के तरह आम आदमी पार्टी को तोड़ा नहीं गया। आज लगभग सारे अक्यूज्ड को इस केस में डिस्चार्ज कर दिया गया है। सीबीआई ने अब हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है इस डिस्चार्ज के खिलाफ। लेकिन केजरीवाल का कहना है कि सरकार के ये फॉर्मूला जो है अब वो लोगों के सामने आ चुका है। मोदी के पास अब एक ही उपाय बच गया है। अब तो एक ही तरीका बचा है मोदी जी केजरीवाल से निपटने का। केजरीवाल का कत्ल करवाना पड़ेगा, केजरीवाल की हत्या करवानी पड़ेगी। उसके अलावा केजरीवाल आपसे संभलने वाला नहीं है। 2014 से 2026 करीबन 12 साल हो गए मोदी को सत्ता में आए हुए। यूपीए काल के करप्शन से तंग होकर लोगों ने मोदी को भारी मतों से जितवाया भी था। करप्शन को खत्म करना उनके एजेंडा का एक बड़ा हिस्सा था। न खाता हूं न खाने दूंगा। आज खाने खिलाने में मोदी सरकार इतनी विलीन हो गई है कि 12 सालों में करप्शन, धांधली, फ्रॉड, धोखाधड़ी, ये केसेस अब गगनचुंबी हो गई हैं, इतनी बढ़ चुकी हैं कि अब तो आम सी बात हो गई है, लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता है, लेकिन पनिशमेंट ना के बराबर। ऐसा नहीं है कि सरकार हरकत में नहीं आती है। आप अक्सर सुनोगे कि करप्शन केसेस में विपक्ष के किसी नेता का नाम आया। आपको लगा चलो कोई बात नहीं, विपक्ष ही सही, किसी को तो सजा मिलेगी। लेकिन ये क्या, या तो जो आरोपी है वो इंसान बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, सारे पाप धो लेता है, वॉशिंग मशीन से साफ होकर बाहर आ जाता है, या तो केस कोर्ट में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग चलता रहता है। और अगर आप ये मानते हो कि देश में सच्ची में करप्शन है तो मुझे एक बड़े नेता का नाम बता दो जिसका पिछले 12 सालों में फुल ट्रायल हुआ हो और पूरा कन्विक्शन होकर जेल गया हो वो इंसान। मोदी सरकार के राज में ईडी ने पिछले 10 सालों में पॉलिटिशियंस पर करीबन 200 केसेस दर्ज किए हैं, जिसमें से कन्विक्शन हुए हैं सिर्फ 2 के, माने 1% कन्विक्शन रेट। सीबीआई केस, ईडी नोटिस, अरेस्ट हुए तो बहुत है, लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन अगर मोदी सरकार करप्शन के खिलाफ काम करती तो कई हाई प्रोफाइल नेताओं का नाम आता सामने, दोषी करार उनको होता, वो जेल वेल जाते। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पाया कोर्ट में? देखिए, ये इसलिए हो सकता है कि करप्शन तो बहाना है, रेप्यूटेशन की हत्या असली निशाना है। 12 सालों में अगर कुछ हुआ है तो विपक्षी पार्टी और विपक्षी सोच के लोगों की रेप्यूटेशन की जो लाशें बिछाई गई हैं, भले ही कोर्ट में कुछ साबित ना किया गया हो, लेकिन पॉलिटिकली इनका जरूर फायदा उठाया गया है। उदाहरण बहुत है, कुछ आपके सामने पेश करता हूं। गोदी मीडिया के समुंदर में एनडीटीवी शायद एक इकलौता ऐसा मेन स्ट्रीम मीडिया हाउस रह गया था जो सरकार का रोज भोंपू नहीं बजाता था, अक्सर मोदी सरकार के नैरेटिव के खिलाफ जाता था, सरकार से कड़े सवाल पूछता था, जो कि मीडिया को करना चाहिए। इसी हिमाकत के लिए बहुत बड़ी कीमत उसे अदा करनी पड़ी। सीबीआई ने 2017 में एनडीटीवी फाउंडर्स प्रणय रॉय और राधिका रॉय के खिलाफ केस दर्ज किया। आरोप यह था, अमंगस्ट अदर आरोप, एक आरोप यह था कि आईसीआईसीआई बैंक में लोन फ्रॉड हुआ है। उन्होंने अपने शेयर्स लोन के लिए गिरवी रखे थे, लेकिन इस डील के बारे में मार्केट्स को, शेयर होल्डर्स को और रेगुलेटर्स को समय पर इंफॉर्म नहीं किया था। सालों तक यह केस कोर्ट में चलता रहता है। फिर अक्टूबर 2024 में खुद सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करती है। कोर्ट को बताया जाता है कि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में उन्हें कोई क्रिमिनलिटी नहीं मिली है। अब लोन एक नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है। आईसीआईसीआई बैंक ने ऐसे 83 और कंपनीज को इन्हीं टर्म्स पे शर्तों पर लोन दिया था। आरबीआई ने भी कंफर्म किया कि इस पूरे ट्रांजैक्शन में कोई वायलेशन नहीं है। अरे वाह, ये तो आप कहोगे सच्चाई की जीत हुई है। ऐसा नहीं होता है नए भारत में। इसी केस में पिसते हुए एनडीटीवी को भारी नुकसान झेलना पड़ा। नया फंड रेजिंग असंभव हो गया। 2022 में अदानी ग्रुप ने विश्व प्रधान कमर्शियल कंपनी खरीद ली, जिसके पास एनडीटीवी के 30% शेयर्स प्लेज थे। ओपन मार्केट से अदानी ने और शेयर्स खरीदे और लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन गए। उसके बाद किसी वजह से डॉक्टर प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने अपने शेयर्स भी अदानी को बेच दिए। उसके बाद एनडीटीवी के नए मालिक बन गए गौतम अदानी। एक ही चैनल था जो मेन स्ट्रीम मीडिया में सरकार से सवाल करता था, वो भी रास्ते से हट गया। वो कहते हैं ना, काम ऐसा किया करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। 7 साल तक ये पूरा ड्रामा चला। 2017 में केस दर्ज हुआ, उसके बाद घरों में, ऑफिसेज में रेड, फिर क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाना, फिर पब्लिक ह्यूमिलिएशन करना। 2022 में अदानी एंट्री मारते हैं, 2024 में सीबीआई केस क्लोज कर देता है। सब चंगा सी। जनवरी 2018 में महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में दलित समुदाय और प्रो हिंदुत्व ग्रुप के बीच में दंगे हो जाते हैं। इसमें एक इंसान मारा भी जाता है। 2 एफआईआर दर्ज होती हैं। पहला प्रो हिंदुत्व लीडर्स के खिलाफ और दूसरा एफआईआर लेफ्टिस्ट के खिलाफ होती है, जिनको माओइस्ट लिंक्स कहा जाता है, जिनके साथ हैं। इन्हें दंगे भड़काए जाने का इन पर आरोप लगता है।
पुलिस एफआईआर पर इन्वेस्टिगेशन करके 16 लोगों को यूएपीए के तहत अरेस्ट करती है। इनमें से जो अरेस्टेड लोग हैं वो दंगई थे या माओइस्ट थे या आतंकी थे, जिनके लिए यूएपीए बनाया गया था एज एन एंटी टेरर लॉ। लेकिन सच तो यह है कि जो 16 लोग अरेस्ट हुए थे उनमें ज्यादातर इंटेलेक्चुअल्स थे, लॉयर्स थे, पोएट्स थे, एकेडमिक्स शामिल थे। और आरोप इन पर यह लगाया गया कि ये देश के खिलाफ जंग छेड़ना चाहते थे, देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते थे। क्या हमारा देश इतना कमजोर हो गया है कि 40-50 साल के प्रोफेसर अब देश को तोड़ पाएंगे? लेकिन सबसे डरावनी बात इस केस में बाहर तब आती है जब एक यूएस बेस्ड डिजिटल फोरेंसिक्स फर्म आर्सेनल कंसल्टिंग इस केस को इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट करती है और कहती है कि जिस एविडेंस के बेसिस पर इन लोगों को अरेस्ट किया गया था वो एविडेंस अक्यूज्ड के लैपटॉप पर प्लांट किया गया था। किसी ने लैपटॉप को हैक करके यह एविडेंस लैपटॉप में डाउनलोड किया था। यह केस इंटरनेशनल न्यूज भी बटोरती है जब फादर स्टैन स्वामी, जो कि एक ट्राइबल एक्टिविस्ट थे, उन्हें बेल नहीं दिया जाता है। 84 इयर्स के बुजुर्ग पार्किंसंस बीमारी से जूझ रहे थे। देश को इतना बड़ा खतरा हो गया एक बुजुर्ग इंसान से कि उन्हें पानी पीने के लिए स्ट्रॉ की भीख मांगनी पड़ी। उनके लॉयर्स अर्जी पर अर्जी लगाते रहे कि भाई साहब पानी नहीं पी पा रहे हैं, उन्हें एक स्ट्रॉ दे दो। जेल में इन्होंने फिर दम तोड़ दिया। ये गुनहगार थे, नहीं थे, कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे, नहीं थे, सरकार ने आज तक इसका जवाब नहीं दिया है। इस केस से जुड़े इंक्वायरी कमीशन को अभी तक 12 बार से ज्यादा डेडलाइन एक्सटेंशन मिल चुकी है। आज के सिचुएशन में अगर 2026 की बात करें तो चार्जेस तक फ्रेम नहीं हुए हैं। अभी केस में ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है। इतने सालों बाद 16 में से 14 लोगों को बेल भी मिल चुकी है। लेकिन अगर कोई सबूत नहीं था तो इतने सालों से लोगों को जेल में क्यों रखा? इनकी रेप्यूटेशन को मिट्टी में क्यों मिला दिया? यह सवाल आपको गोदी मीडिया के प्राइम टाइम डिबेट्स में नहीं दिखने को मिलेगा, क्योंकि वहां तो इन्हें अर्बन नक्सल घोषित कर दिया गया है। 2020 के दिल्ली राइट्स में लार्जर कंस्पिरेसी केस के प्राइम अक्यूज्ड उमर खालिद, एक जेएनयू स्टूडेंट, एक रिसर्चर, एक एक्टिविस्ट, उन्हें यूएपीए के तहत अरेस्ट कर लिया गया। आरोप यह लगाया गया कि इनके स्पीचेस और हरकतों की वजह से दिल्ली में दंगे भड़के। अब सबूत कहां है ये मत पूछो। पुलिस का कहना है कि खालिद फिजिकली तो दंगों में शामिल नहीं थे, ऐसा कोई भड़काऊ बयान लोगों के सामने नहीं दिया है, लेकिन वो मास्टरमाइंड थे इन दंगों के। आज मामले को 6 साल हो गए, लेकिन अभी तक उमर खालिद को बेल तक नहीं मिली है। इसलिए नहीं कि उनके खिलाफ ट्रायल शुरू हो गया है, सबूत से सबूत बाहर आ रहे हैं। कोर्ट में तो अभी ट्रायल स्टार्ट भी नहीं हुआ है। इतना सीरियस है हमारा सरकार, देखिए, दंगों को लेकर, टेररिज्म को लेकर, कि 6 साल हो गए, विश्व गुरु हम बन गए, लेकिन एक ट्रायल हम शुरू नहीं करा पाए। लेकिन ट्रायल का मकसद तो पूरा हो चुका है पहले ही। मीडिया ने तो उमर खालिद को टेररिस्ट पहले से ही बता दिया है। लोगों ने उनको अपने मन में गिल्टी तो ऑलरेडी मान लिया है, तो ट्रायल करने की क्या जरूरत है? आपको बता दें कि अजमल खसब के केस में भी, जो काफी पेचीदा था, 26/11 के बाद इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस, वहां पर पूरा प्रूफ इकट्ठा करना, एक टेररिस्ट जो पाकिस्तानी सिटीजन है, पूरी दुनिया की नजर हमारे ऊपर है, लेकिन तब भी भारत ने उसे एक प्रॉपर ट्रायल दिया विथ डिफेंस। लेकिन फिर भी इतना कॉम्प्लिकेशन होने के बाद 2 साल के अंदर अंदर उसे फांसी की सजा सुना दी गई थी। यहां 6 साल हो गए, दिल्ली में इतना बड़ा दंगा हो गया, लेकिन ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हो पाया। अगर आपको लगता है कि सरकार सिर्फ अर्बन नक्सल, लेफ्टिस्ट या किसी समुदाय के खिलाफ यह हथकंडे अपनाती है, तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि अब तो कोई भी सरकार के इस रेप्यूटेशनल मर्डर का शिकार हो सकता है। अब सोचो, जब 2019 में मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 हटाकर जम्मू एंड कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया, यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया, सोनम वांगचुक ने खुद सबसे पहले आकर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। लद्दाख का सपना पूरा हो रहा था। उस समय तक लद्दाख में एक तरह की बीजेपी के, उनको एज अ पोस्टर बॉय देखा जाता था। बॉयकॉट चाइना की मुहिम भी लद्दाख में इन्होंने ही चलाई थी। लेकिन जब लद्दाख के लोगों के लिए वांगचुक ने अपनी आवाज उठाई, तो उन्हें कड़वे सच का सामना करना पड़ा कि सरकार किसी की सगी नहीं है। उनकी मांगे भी कोई क्रांतिकारी नहीं थी। लद्दाख के लोगों के लिए जो नियम कानून हो, वो लद्दाख के लोग तय करें, ना कि सीधा दिल्ली से कानून बनकर आए। पिछले साल सितंबर के महीने में लद्दाख के लोकल एक्टिविस्ट के साथ मिलकर सोनम वांगचुक हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन 15वें दिन यह हड़ताल में कुछ एलिमेंट्स आ जाते हैं जिसकी वजह से वायलेंस हो जाती है। बीजेपी के ऑफिस को आग के हवाले कर दिया जाता है लेह में। अब बदले में सिक्योरिटी फोर्सेस 4 लोगों को गोली चलाकर उनकी हत्या कर देते हैं और सरकार सोनम वांगचुक को इसका जिम्मेदार मानती है, इस वायलेंस का। एनएसए लगा देती है उसके ऊपर।
इसी के बीच आईटी सेल एक टीचर को, एक एजुकेटर को, एक एक्टिविस्ट को, एक बंदे को जिसने आर्मी की मदद की है अपने टेंट्स के साथ, उसे चाइनीज एजेंट बुलाया जाता है, उसे एंटी नेशनल बुलाया जाता है। अब सोनम वांगचुक की पत्नी कोर्ट के दरवाजे बस रोज खटखटा रही है अपनी पति के रिहाई के लिए, लेकिन कोर्ट भी बेचारी हेल्पलेस है। सरकार से रिक्वेस्ट कर रही है कि देख लीजिए वांगचुक जी की तबीयत थोड़ी खराब है, अगर आपकी कोई दया दृष्टि हो जाए। अब सरकार को लगता है कि नहीं, उन्हें थोड़ा और जलील करना बाकी है, फिर शायद कभी रिहाई होगी। केसेस में ऐसे आपको और भी गिना सकता हूं, जैसे हेमंत सोरेन का भी अरेस्ट है ठीक इलेक्शन से पहले, लेकिन प्लेबुक सेम टू सेम है। सबसे पहला स्टेप, टारगेट चुनो, ऑपोजिशन का नेता, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, जज, यहां तक कि शंकराचार्य को भी बख्शा नहीं गया है। हिंदी में बोले तो जो भी सरकार के नीतियों के खिलाफ खड़ा हो, जो भी सरकार से तीखे सवाल पूछता हो, जो लोकप्रिय बन रहा हो, उसे वहीं रोकना है। दूसरा स्टेप, केस बना दो, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सबको इनके पीछे लगा दो। देखो फैक्ट्स मैटर नहीं करते हैं, एजेंसीज इंडिपेंडेंट बोलने लायक है, लेकिन सरकार जो कहेगी वैसे ही काम होगा। और इसमें अब साबित हो चुका है कि फैक्ट्स या प्रूफ की जरूरत नहीं है, केस आपके खिलाफ ऐसे में ही बन जाएगा। तीसरा स्टेप, अरेस्ट कर डालो, और अरेस्ट का अनाउंसमेंट होते ही गोदी मीडिया की फैक्ट्रीज चालू कर दो। 24 घंटे न्यूज, डिबेट, स्टूडियो, प्राइम टाइम, ब्रेकिंग, ये इंसान दोषी है, ये इंसान स्कैमस्टर है, ये इंसान देश के खिलाफ काम कर रहा है। लोगों के मन में ये बात बैठा दो कि भाई कुछ ना कुछ तो सरकार ने सही किया होगा, कुछ तो होगा सरकार के पास इस इंसान के खिलाफ। स्टेप नंबर 4, कोर्ट में महीने साल खर्च करवा दो, पैसा करवा दो, टाइम करवा दो, पता ही ना चले कहां समय निकल गया। दोनों तरफ से आर्गुमेंट हो जाएगी, बाद में कभी बेल मिल जाएगी, बेल की खबर भी एक दिन में लोग भूल जाएंगे। उसी के बीच में इलेक्शन भी हो जाएगा, सत्ता भी बदल जाएगी, किसी का बिजनेस बिक जाएगा, किसी के रेप्यूटेशन का खून हो जाएगा। अलग अलग लोग, अलग अलग केसेस, अलग अलग सिनारियोज, लेकिन सारे मामलों में मकसद एक ही है, जिंदगी ना सही, रेप्यूटेशन का कत्ल कर दो, उनको धीरे धीरे मार डालो, क्योंकि रेप्यूटेशन डिस्ट्रॉय करने से इंसान खुद भी टूट जाता है। और यह सब लीगल तरीके से हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ भी इलीगल है, कानून के दायरे में हो रहा है। शायद यही सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है, मास्टर स्ट्रोक यही है। अगर इतनी शिद्दत से सरकार ने करप्शन हटाने, नफरत मिटाने, मेक इन इंडिया बनाने में लगा दिया होता तो आज चाइना से हम टक्कर ले रहे होते, सच्ची में विश्वगुरु बन जाते। लेकिन सरकार बस अपनी बचाने में लगी हुई है। देश गया, कानून गया, संविधान गया, तेल लेने।